Hello everyone, my name is Kunal Kumar. So today we are going to start with a small topic that is related to capital gains, short term and long term. ठीक है बच्चों? तो basically this topic is mainly for the students of Finance for Everyone. तो उन बच्चों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. It is basically uh, related with calculation of tax of short term capital gain and long term capital gain. ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट विद द कंसेप्ट कैपिटल गेन. ठीक है, तो कैपिटल गेन मैं आपको समझा रहा हूं. कैपिटल गेन में क्या होता है बच्चों, आपको पहले तो मैं थोड़ा सा इनकम टैक्स का आइडिया दे दूं. इनकम टैक्स में वी हैव 5 हेड्स. जब सरकार बोलती है कि आप अपनी इनकम पे टैक्स दो, तो हमारे पास कितने हेड होते हैं? वी हैव 5 हेड्स. वी हैव 5 हेड्स. ठीक है, 5 हेड्स क्या क्या होते हैं? अगर मैं जॉब करता हूं तो मेरी जो इनकम होगी वो होगी सैलरी. क्या होगी बच्चों? सैलरी. ठीक है, अगर मैं जॉब नहीं करता तो मैं सपोज क्या करूंगा सर? बिजनेस करूंगा. तो बिजनेस की जो इनकम होती है इट इज कॉल्ड पीजीबीपी. क्या कहलाते हैं इसको? पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स इन बिजनेस एंड प्रोफेशन. ठीक है, अगर मैं जॉब नहीं कर रहा, बिजनेस नहीं कर रहा, तो मेरी और कोई इनकम हो सकती है. हाँ सर, आपके बहुत सारे घर हैं. आपके फॉर एग्जांपल 5 घर हैं. एक घर में आप रहते हो, तो आपकी 4 घर आपने किराए पे दिए हुए हैं. ठीक है, आपकी किराए की इनकम आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी. उसको क्या बोलते हैं बच्चों? इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी. ठीक है, चलो ये बात भी हमें समझ आ गई. तीसरा हेड क्या होता है? इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी. ठीक है, अगर और क्या हेड हो सकते हैं? सोचो, या तो मैं जॉब कर रहा हूं, या मैं बिजनेस कर रहा हूं, या रेंटल इनकम आ रही है. एक इनकम का हेड होता है जिसको हम बोलते हैं इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन. क्या बोलते हैं बच्चों इसको? इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन. तो इसको हमें समझना है. ये छोटा सा ये एक टॉपिक है जो आपके इस चीज को कवर करेगा. राइट, मेरी कोई कैपिटल एसेट थी. फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई घर खरीदा, और वो घर खरीदा 10 लाख रुपए में. 20 साल पहले खरीदा था. आज वो घर हो गया 1 करोड़ रुपए का. तो सरकार बोलती है कि आपको 1 करोड़ रुपए माइनस 10 लाख रुपए. तो आपको बताओ गेन कितना हुआ? सर 90 लाख रुपए का गेन हुआ. एक रफ एग्जांपल ले रहा हूं जस्ट में. तो 90 लाख रुपए आपका गेन हो गया. इसको सरकार बोल रही है, इसको बोलो कैपिटल गेन. ठीक है सर, ये कैपिटल गेन हुआ. कैपिटल गेन क्यों हुआ? क्योंकि आपने कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया है. राइट, जब आपने उसको ट्रांसफर किया है तो आपके पास जो बचा, जो डिफरेंस बचा, वो हो गया कैपिटल गेन. जैसे इस एग्जांपल में 90 लाख रुपए था, तो 90 लाख रुपए पे टैक्स देना. राइट, तो इसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन, और कैपिटल गेन पे टैक्स देना. अभी इसके अंदर चलेंगे और थोड़ी चीजों को समझेंगे. ठीक है, चलो फिर हमारे पास आता है बच्चों, फिर टाइमिंग कहाँ आ रहा है? ठीक है, कैपिटल गेन अगर नहीं होता, जैसे ये 4 हेड हो गए ना, इनकम अंडर द हेड सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन. एक हेड और बचता है जिसको हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, आईएफओएस. इनकम अंडर द हेड आईएफओएस. तो 5 हेड हो गए. क्या हो गए? सैलरी, पीजीबीपी. पीजीबीपी का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट एंड गेन्स इन बिजनेस एंड प्रोफेशन. तीसरा हेड क्या हो गया? हाउस प्रॉपर्टी. इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी. चौथा हेड क्या हो गया? कैपिटल गेन.
पांचवा, सरकार बोलती है, सरकार बहुत चालाक है, सरकार बोलती है मैंने पांचवे हेड का ना कोई नाम ही नहीं रखा, तो उसका नाम पता है क्या दे दिया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, कि इसके अलावा कोई भी अगर आपकी इनकम होती है तो उसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में डाल देंगे। समझ आ गई? ठीक है, चलो जैसे गिफ्ट वगैरह मिलते हैं, या आपने और कोई सपोज मतलब ऐसी, मैं एक रफ एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपने किसी को मारने की सुपारी ली, ठीक है, तो वो आपकी इनकम है, तो वो किस हेड में आएगी, सैलरी, कैपिटल गेन, इन सब में तो आएगी नहीं, तो वो आएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है सर, ये लीगल तो नहीं है? हाँ, इनकम टैक्स ये कहता है कि भाई लीगल हो या इलीगल हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं इनकम की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो लीगल इलीगल वो क्रिमिनल एक्ट देखेगा, मैं तो भैया इनकम टैक्स लॉ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं तो इनकम की बात कर रहा हूँ, चाहे आपकी लीगल इनकम हो चाहे इलीगल इनकम, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलो ये बातें भी हमने पढ़ ली, तो ये सारी बातें हमें समझ आ रही है। अब मेरा जो टॉपिक आपको समझाने का है वो कैपिटल गेन है। तो कैपिटल गेन को समझाने के लिए सबसे पहले, कैपिटल गेन कब लगेगा, सबसे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए, कैपिटल एसेट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कैपिटल एसेट। इफ योर कैपिटल एसेट अगर उसका ट्रांसफर होता है, सर ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर के अंदर आता है सेल। सेल एक बहुत मतलब इट्स अ नैरो कंसेप्ट एंड ट्रांसफर इज अ वाइडर कंसेप्ट, राइट? तो मैं ट्रांसफर वर्ड यूज करूंगा इंस्टेड ऑफ सेल। क्यों? क्योंकि लोग ये भी बोलते हैं कि मैंने तो इसको ऐसे ही बिना पैसे के वो दे दिया, सरकार बोलेगी नहीं भाई मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, अगर आपने बिना पैसे के इसको बेची है तो उसकी जो फेयर वैल्यू है हम उसके हिसाब से आपकी टैक्सेशन निकाल लेंगे। ठीक है, आप टैक्स से बच नहीं सकते, इसलिए सरकार वर्ड सेल नहीं करती, सरकार क्या यूज करती है, ट्रांसफर। ठीक है, और जब आप ट्रांसफर करते हो, जब आप ये ट्रांसफर करते हो तो आपको क्या होता है, अगर उसमें गेन होता है, अगर उसमें गेन होता है तो इसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इट इज कॉल्ड कैपिटल गेन, राइट? सर अगर लॉस होगा, हाँ लॉस होगा तो कैपिटल लॉस होगा, तो सर गेन और लॉस एडजस्ट हो जाता है, हो जाता है। तो इसमें एक बहुत मजेदार कहानी होती है, मैं आपको पहले इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं। ठीक है, डेफिनेशन कहती है, एनी प्रॉफिट, एनी प्रॉफिट फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट shall be taxable, shall be taxable under capital gain, under capital gain in the year, in the year in which, in which transfer took place, in which transfer took place। बोलो ये है कैपिटल गेन, कैपिटल गेन कब होता है उसकी, उसके बारे में बताया गया। ठीक है, तो कैपिटल गेन कब होता है और कैपिटल गेन किस ईयर में लगेगा, जिस ईयर में कैपिटल एसेट आप बेचते हो, जिस ईयर में आपको गेन होता है, राइट? मैंने 1985 में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी और 2020 में बेची, तो मेरे को कैपिटल गेन पे टैक्स कब लगेगा, जब मैंने उस प्रॉपर्टी को बेचा, या जिस साल में मुझे कैपिटल गेन हुआ। यस और नो? ठीक है, तो अब हम समझते हैं बच्चों, अब हम समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट। लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट। ठीक है, अब हम समझ रहे हैं कैपिटल एसेट। सर आपने ये तो बता दिया, घर का एग्जांपल ले लिया, तो घर क्या है, घर कैपिटल एसेट, ऐसे और भी एग्जांपल हो सकते हैं। हाँ, ऐसे और भी एग्जांपल हो सकते हैं जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कैपिटल एसेट को समझते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कैपिटल एसेट। ठीक है, कैपिटल एसेट क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड held by SSC,
हेल्ड बाय एसएससी। अच्छा, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, काइंड का मतलब क्या होता है? चाहे वो चाहे वो मूवेबल हो, चाहे वो मूवेबल हो, चाहे वो इमूवेबल हो, चाहे वो टेंजिबल हो, चाहे वो इनटेंजिबल हो। चलो बताओ, ये बात समझ आई? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, चाहे वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, जो भी जिस टाइप की भी प्रॉपर्टी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एसेट। उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल एसेट। सर मूवेबल का मतलब क्या हो गया? अरे भाई जो मूव हो सकती है, ठीक है। जैसे सपोज ये मेरा सपोज ये चेयर है, तो इस चेयर को मूव कर सकता हूँ, मूवेबल होगी ये मेरे लिए। इमूवेबल क्या हो गया? जैसे सपोज बिल्डिंग है, उसको हम मूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। टेंजिबल, टेंजिबल मतलब जिसको हम छू सकते हैं, जैसे ये मेरा स्मार्ट बोर्ड है, इट इज टेंजिबल एसेट। आई कैन टच, राइट, आई कैन फील, राइट। और इनटेंजिबल एसेट क्या होती है? जिसको हम छू नहीं सकते। तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से भी हैं, राइट, तो मैं बता देता हूँ। टेंजिबल इसको छू सकते हैं, जैसे सपोज ये कुर्सी है, चेयर है, मैं इसको छू सकता हूँ, राइट। अब जो इनटेंजिबल एसेट होती है, जैसे मेरी गुडविल, गुडविल क्या होती है? इनटेंजिबल एसेट, राइट। इसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, राइट। और क्या होता है? और जैसे सपोज पेटेंट्स, ठीक है। पेटेंट क्या होता है? सर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया तो आप उसको 5 साल के लिए पेटेंट करा सकते हो, राइट। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आईफोन ने सबसे पहले जूम इन जूम आउट फोन में होता है ना, उसका पेटेंट उसने वो निकाला, टेक्नोलॉजी निकाली और उसने उसको पेटेंट करा लिया। फिर सैमसंग ने उसको कॉपी कर दिया और हर 5,000 के फोन में उसको डाल दिया। तो आईफोन वालों ने क्या किया? उस पर केस कर दिया, तो बहुत केस जीते, फिर वो केस जीते, करोड़ों रुपए उनको हर्जाने में मिला, राइट। तो वो पेटेंट होता है कि आप भैया बिना किसी की परमिशन के आप उसको यूज नहीं कर सकते, वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है, ठीक है। तो वो आपकी इंटेंजिबल एसेट होती है, इट्स लाइक दैट। बोलो ये बात समझ आई? कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर, दिस इज कॉल्ड कैपिटल एसेट, ठीक है। कैपिटल एसेट क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएससी। काइंड का मतलब मैंने आपको समझा दिया। वेदर इट इज कनेक्टेड, वेदर इट इज कनेक्टेड, वेदर इट इज कनेक्टेड विद बिजनेस, वेदर इट इज कनेक्टेड विद बिजनेस, ठीक है, और प्रोफेशन और नॉट, ठीक है। वेदर इट इज कनेक्टेड विद बिजनेस, प्रोफेशन और नॉट। चाहे वो बिजनेस से रिलेट करता हो, चाहे नहीं करता हो, वो आपकी क्या मानी जाएगी? इट इज कॉल्ड योर कैपिटल एसेट, ठीक है। सर कैपिटल एसेट में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अब मेरे को ये समझ आ रहा है कैपिटल एसेट का मतलब क्या हो गया? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। तो मुझे बताओ, जैसे ये मेरी चेयर है, ठीक है, ये कैमरे में नजर नहीं आ रही बट दिस इज माय चेयर, ठीक है। तो ये मेरी कैपिटल एसेट है सर, ठीक है। दिस इज माय कैपिटल एसेट, ठीक है। जो मैंने शर्ट पहनी हुई है मेरी कैपिटल एसेट है सर। जो ये मैंने वॉच पहनी है ये मेरी कैपिटल एसेट है सर, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, टेंजिबल और इनटेंजिबल, मूवेबल इमूवेबल, सारी प्रॉपर्टी आपकी कैपिटल एसेट होती है। लेकिन होता क्या है, होता क्या है, इसमें ये बोला है कि भाई इसमें ना कुछ चीजें एक्सक्लूड करो, कुछ चीजें एक्सक्लूड करो। तो सरकार बोलती है, सरकार बहुत चालाक है, सरकार ने बोला कि भाई हम इसको, इसमें कुछ चीजें एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। क्या एक्सक्लूड करेंगे? सर इसमें हम एक्सक्लूड करेंगे स्टॉक, स्टॉक इन ट्रेड। इसमें हम एक्सक्लूड करेंगे स्टॉक इन ट्रेड। बोलो ये बात समझ आ रही है? सर स्टॉक इन ट्रेड को एक्सक्लूड करेंगे? अरे भाई मेरा काम पंखे बेचने का है, तो अगर मैं पंखे बेच रहा हूं तो उससे मुझे जो प्रॉफिट होगा, तो क्या वो मेरा कैपिटल गेन माना जाना चाहिए या वो प्रॉफिट एंड गेन्स इन बिजनेस एंड प्रोफेशन माना चाहिए, जाना चाहिए? सर वो माना जाना चाहिए प्रॉफिट एंड गेन इन बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसको पीजीबीपी बोलते हैं शॉर्ट में, राइट।
जो बीकॉम ऑनर्स के बच्चे हैं उनको आगे इनकम टैक्स एंड लॉ आएगा, तो उसका उस सब्जेक्ट में ये सारी चीजें काम आने वाली हैं। गॉट इट? तो ये चीजें आपकी स्टॉक इन ट्रेड, मतलब वो पीजीबीपी की इनकम मानी जानी चाहिए, है ना। पंखा बेचा, कि मेरा काम पंखे बेचने का है, वो मेरा स्टॉक है। पंखे बेचूंगा तो उससे जो गेन होगा वो मेरा पीजीबीपी होगा, कैपिटल गेन नहीं होगा। हाँ, उसके अपने स्टॉक के अलावा जो चीजें बेचूंगा उससे मुझे जो फायदा होगा वो कैपिटल गेन होगा। अब सरकार ने सोचा कि भाई कुणाल, अगर तू अपनी शर्ट बेचेगा, ये शर्ट कितने की खरीदी थी, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा 1000 रुपए की, और अगर मैं इसको बेचूंगा तो बताओ कितने की बिकेगी? सर कोई भी नहीं खरीदेगा। ठीक है, चलो मैं एक एजम्पशन ले लेता हूँ, भाई कोई खरीदेगा तो 100 रुपए की खरीदेगा। ठीक है, तो मुझे बताओ 1000 रुपए की शर्ट मैंने खरीदी थी, 100 रुपए की मेरी शर्ट बिकी, तो मुझे क्या हुआ? सर इसमें तो आपको लॉस ही होगा। बताओ आपको कभी फायदा होगा? ज्यादा में बिकेगी, 100 1000 की खरीदी और 2000 में बेच दी, ऐसा तो कभी नहीं होगा। समझ आ रही है? हम कोई सेलिब्रिटी थोड़ी है, राइट? जैसे शाहरुख खान की कोई मूवी आती है तो उसमें बताया जाता है कि इसने ये कुछ कुछ होता में टी शर्ट जो पहनी थी वो बेची उसने 15 लाख रुपए में, 60 लाख रुपए में, ऐसे ऐसे आपने सुना होगा। ठीक है ना। तो सरकार बोलती है कुणाल, अगर तू अपनी शर्ट बेचेगा तो आपको कैपिटल गेन तो भाई जिंदगी में कभी नहीं होगा, लॉस होगा। तो मैंने बोला हाँ। अच्छा, मैंने घर बेचा, उसमें मुझे 90 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ, और फिर मैं बहुत सारी चीजें ऐसे दिखा दूंगा जहां पे मुझे कैपिटल लॉस हुआ। मैंने घड़ी बेची, कैपिटल लॉस हुआ। मैंने 1 लाख रुपए का सोफा खरीदा, वो कूड़े में गया, वो सारा कैपिटल लॉस हो गया। इतनी सारी चीजें हैं, मैं अपनी मेरी इतनी सारी चीजें हम खरीदते रहते हैं, सारी मेरी प्रॉपर्टी है। उसको मैं बेचता हूँ तो कुछ मिलता ही नहीं है। आपने देखा ना, मोबाइल खरीद के लाओ, 1 लाख रुपए का मोबाइल होगा, बेचोगे तो 30 हजार में भी नहीं बिकेगा। होता है ना ऐसा। तो आपको मोस्ट ऑफ दी चीजों में कैपिटल लॉस ही होगा, और एडजस्ट करेंगे तो भैया कुछ भी नहीं होगा। क्या प्रॉफिट होगा? नहीं, नेट आंसर लॉस ही होगा। समझ आई? तो सरकार को क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू। ठीक है। तो सरकार ये बोल रही है कि यार ऐसे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो सरकार ने ना दिमाग लगाया। सरकार ने बोला अरे रुको रुको रुको, ये जो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन है इसको थोड़ा सा एक्सक्लूड करो, इसमें चीजें एक तो स्टॉक इन ट्रेड करो। ये तो लॉजिकल है कि भाई वो तो पीजीबीपी है, तो इसको तो सरकार कह रही है इसको कैपिटल एसेट मानो ही मत। लेकिन मैं जिस पॉइंट की बात कर रहा हूं उसमें सरकार बोल रही है कि भाई इसमें कुछ चीजें आप एक्सक्लूड करो। सर क्या एक्सक्लूड करें? जिस पॉइंट को मैं अभी डिस्कस कर रहा था उस पॉइंट के ऊपर मैं आ रहा हूं। आप इसमें एक्सक्लूड करो मूवेबल पर्सनल एसेट। समझ आ गई? सरकार कह रहे हैं मूवेबल पर्सनल एसेट आपकी कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी, एक्सक्लूड कर दिया इसको, राइट? इट इज कॉल्ड नेगेटिव लिस्ट, क्योंकि हमने ये वाली चीजें इस डेफिनेशन से हटा दी है। बोलो बात समझ आ रही है? ठीक है सर, मूवेबल पर्सनल एसेट हमने हटा दी, हटा दी, हटा दी। ठीक है भाई, चलो जब मूवेबल पर्सनल एसेट्स हमने हटा दी तो अब क्या करें? ठीक है भाई, तो सरकार बहुत चलाक है ना। बताओ कार क्या है? कार तो मेरी मूवेबल पर्सनल एसेट है। गाड़ी कभी बेच के किसी को फायदा हुआ है? अगर आप आज गाड़ी खरीदोगे और आज ही अगर बेच दोगे तो जिंदगी में कभी फायदा नहीं होगा। समझ आ रही है? उसमें भी 50-60 हजार रुपए का डिप्रेशन लग जाता है। समझ आ रही है? नॉर्मली आप खुद सोचो, 10 लाख की गाड़ी आपने खरीदी, 3 साल बाद बेचो, आपको क्या 12 लाख की बिकेगी? नहीं, 3-4-5 लाख की बिकेगी, है ना। ठीक है, तो मूवेबल पर्सनल एसेट को हटा दिया क्योंकि सरकार बोल रही है अरे भाई ये तो लॉस वाला सौदा है सारा। ये सौदा कौन सा है? लॉस वाला। तो इसको तो हटाओ, नहीं तो ये तो पता लगा हमें कैपिटल गेन पे टैक्स मिलना है, पता लगा हम तो भैया लॉस में ही जा रहे हैं, तो कोई भी बंदा टैक्स नहीं देगा, बोलेगा मेरे को कैपिटल गेन हुआ नहीं, क्योंकि गेन और लॉस एडजस्ट होता है। अगर आपको 90 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ और किसी ट्रांजेक्शन में 1 करोड़ रुपए का कैपिटल लॉस हो गया, तो आपका नेट आंसर पता है क्या है? सरकार क्या पूछेगी? गेन हुआ लॉस हुआ? आप बोलोगे 10 लाख रुपए का लॉस है। इज दैट क्लियर? तो मेरी इतनी सारी एसेट है कि भाई मैं तो बेच बेच के उसको लॉस ही कर दूंगा। सरकार बोल रही है हम उसको मानेंगे ही नहीं। इसका मतलब क्या कार आपकी कैपिटल एसेट है? अब बताओ, नहीं है। यहाँ पे जब अगर यहां तक डेफिनेशन में तो आ रही थी, बट यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया, यहाँ पे नहीं आ रही। बात समझ आ रही है? घड़ी है? नहीं है। फोन है? नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे तो आ रहे थे बट यहाँ पे नहीं आ रहे। बोलो ये बात समझ आई?
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर लेकिन लेकिन सरकार ना, अब सरकार का दिमाग फिरा। मैंने बोला कि ये जो आपको ये देखो इतनी मोटी सोने की चेन नजर आ रही है, समझ आ रही है? ये समझ आ रही है ना, 1 किलो की मैंने सोने की चेन पहनी हुई है। सर ये जो सोने की चेन है, अगर आप इसको बेचोगे तो लॉस होगा फायदा होगा, बताओ? सर लॉस होगा, सोने का रेट तो बढ़ ही रहा है हमेशा। ये मैंने 10 साल पहले खरीदा था, अब बताओ बेचूंगा तो फायदा होगा गेन होगा लॉस होगा? फायदा होगा सर ऑब्वियसली। तो मैंने तो बोला कि सर ये मूवेबल, ये तो मेरे साथ चल रही है, मूवेबल है। तो आपने बोला कैपिटल एसेट की इसमें तो आ रही थी, बट इसमें आपने माइनस कर दिया, तो ये तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो मैं तो सोना बेचूं खरीदूं ये वो कुछ ज्वेलरी वगैरह बेचूं, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार बोल रही है, अरे यार, सरकार ने फिर दोबारा मीटिंग करी और सरकार ने दोबारा से एक रूल लेके आए कि भाई इस लिस्ट में से इन चीजों को एक्सक्लूड कर दो। समझ आ रही है? ये दोबारा एक नेगेटिव लिस्ट और बनाई। समझ आ रही है कि भैया मूवेबल पर्सनल एसेट में से ये वाली चीजों को हम नहीं कह रहे कि ये मूवेबल पर्सनल एसेट है। मतलब इसमें सरकार बोल रही है भाई ज्वेलरी, अब सरकार ने अपनी काम की चीजें ले ली, ज्वेलरी को कह रही है कि इस लिस्ट में से ज्वेलरी को हटा दो। इसका मतलब ज्वेलरी को कैपिटल एसेट मान लो। क्यों? नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव। इसमें से ये हटाओ, बट इसको भी इसमें से भी नेगेटिव कर दिया तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। यस और नो? तो देखो सरकार ने अपने काम की चीज ली। अरे ज्वेलरी पे तो फायदा होता है, अरे और मूवेबल है भाई, उसको कोई नहीं, उसको क्या मानो कि वो कैपिटल एसेट है। ठीक है। और किसको मानो? ड्राइंग्स को मानो। और किसको मानो? ड्राइंग कौन सी ड्राइंग? आपकी वाली ड्राइंग नहीं कि आपने पहाड़ बना दिया, बीच में सन दिखा दिया और वो हट बना दी और रास्ता दिखा दिया। ये मेरी फेवरेट पेंटिंग हुआ करती थी, आपकी भी होगी जिनको कुछ नहीं आता। ठीक है। ये वो वाली है जिसमें कलर नहीं होते। लेकिन ये कौन सी है? फेमस आर्टिस्ट वाली। किसमें? फेमस आर्टिस्ट वाली। इज दैट क्लियर? ठीक है, ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया। क्या हो गया? पेंटिंग। पेंटिंग भी वही वाली, ड्राइंग का मतलब जिसमें कलर नहीं होता, पेंटिंग का मतलब जिसमें कलर होता है। लेकिन सर किसकी? अरे भाई हमारी तुम्हारी नहीं, फेमस, है ना, जो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए की मिलती है। आई हैव। ठीक है। फिर उसके बाद स्कल्पचर्स क्या आता है? स्कल्पचर्स। फिर आता है आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ऑल लाइट्स, आर्कियोलॉजिकल, हाँ जी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन। ठीक है। और फिर आता है एनी वर्क ऑफ आर्ट। क्या आता है? एनी वर्क। और आयुषी में वो, चलो ठीक है। अब एनी वर्क ऑफ आर्ट, यस और नो? ठीक है बच्चों। तो ये हमारी कुछ चीजें होती हैं, ये हमारी कुछ चीजें होती हैं जो नेगेटिव लिस्ट में आ रही है। किस में आ रही है बच्चों? नेगेटिव लिस्ट में। ठीक है। अब मुझे बताओ, ये मूवेबल पर्सनल एसेट है ना? तो सर इसमें नेगेटिव लिस्ट बना दी, ये वो लिस्ट है जो इसमें नहीं कवर होगी। इसका मतलब ये कैपिटल एसेट मानी जाएंगी, क्योंकि इसको बेच के फायदा 100% होता है। तो सरकार बहुत चालाक है, तो उन्होंने ऐसे चीजों को तोड़ मरोड़ दिया। और भी चीजें होती हैं, ये तो मैंने 2 चीजें बताई, बट अभी तक आपके काम की चीज यही है। ठीक है। और भी ऐसी चीजें होती हैं जैसे रूरल एग्रीकल्चर लैंड, इसको कैपिटल एसेट नहीं माना जाता। और भी चीजें होती हैं। ठीक है। चलो, बोलो ये बात आपको समझ आ चुकी है? और गोल्ड बॉन्ड्स ये वो ये सब आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है बस सुन लो। ट्रांसफर का मतलब होता है सेल ऑफ कैपिटल एसेट, सेल करना, एक्सचेंज करना। ठीक है। कैपिटल अपना अपना राइट एकदम छोड़ देना। तो ये सारी चीज, कंपल्सरी एक्विजिशन, ये सारी चीजें क्या होती हैं? ट्रांसफर के अंदर आती हैं। किसके अंदर आती हैं बच्चों? ट्रांसफर के अंदर। ठीक है। तो ये मैंने आपको एक बेसिक समझाया। इट वॉज अ काइंड ऑफ बेस, ताकि आपको समझ आ जाए कि कैपिटल एसेट होता क्या है। अभी हम चल रहे हैं और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज पे, टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट। किस पे चल रहे हैं बच्चों हम?
टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट, ठीक है, टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट, ठीक है बच्चों। एक कॉल आ रही है जरूरी, एक सेकेंड। जी बच्चों, आई एम सो सॉरी, एक थोड़ा जरूरी कॉल आ गई थी। हाँ जी, नाउ वी आर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट तीन टाइप की होती हैं, इस बात को आप समझ लो, ठीक है। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, ठीक है। ये बात अगर आप समझ लोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। पार्ट ए का मतलब क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। एनी सिक्योरिटी, एनी सिक्योरिटी अदर देन यूनिट्स, अदर देन यूनिट्स, ठीक है। और यूनिट्स का मतलब क्या होता है, इसमें यूनिट्स का मतलब क्या होता है सर, यूनिट्स का मतलब होता है यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड और यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया या यूनिट ऑफ यूटीआई, ठीक है। अदर देन यूनिट्स लिस्टेड इन, लिस्टेड इन एनी रिकॉग्नाइज्ड, एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, इट लाइक बीएससी, एनएससी, ठीक है, ये रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज होता है। आप इधर रख दो, थैंक यू, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या होता है बेटा, सेकंड पॉइंट होता है यूनिट्स ऑफ यूटीआई, इट इज कॉल्ड यूनिट्स ऑफ यूटीआई। थर्ड पॉइंट क्या होता है, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। सर क्या क्या होता है, अभी मैं जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर फोर्थ पॉइंट होता है जीरो कूपन बॉन्ड, क्या होता है जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है। ये बात समझ आ रही है, सर नहीं समझ आ रही, बस हम लिख रहे हैं, आप मेरे साथ साथ कॉपी में नोट करते रहो। सेकंड ये होता है, इसमें होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेकंड पॉइंट होता है शेयर्स ऑफ कंपनी, शेयर्स ऑफ कंपनी
नॉट कवर्ड इन पार्ट ए, नॉट कवर्ड इन पार्ट ए, ठीक है। फिर पार्ट सी होता है आपके पास एनी अदर, एनी अदर जो पार्ट ए और पार्ट बी में कवर नहीं है वो सब इसमें कवर होता है। चलो इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तीन टाइप की कैपिटल एसेट होती हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। सर ये क्या है? एनी सिक्योरिटी अदर देन यूनिट्स, लाइक यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है? जैसे सपोज हमारे पास पैसा बहुत कम है, अब हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इन्वेस्टमेंट तो ऐसे हो नहीं पाएगी, तो कंपनियां क्या करती हैं, भैया बहुत सारे आप जितने बार है ना, थोड़ी थोड़ी जो भी सेविंग है आप मुझे देते रहो, हम एक पूल बनाएंगे, म्यूचुअल फंड बनाएंगे, और उससे हम ना कुछ भी चीजें खरीदेंगे, हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, राइट। और उससे जो प्रॉफिट होगा, क्योंकि अब हम बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बड़ा प्रॉफिट होगा, वो बड़ा प्रॉफिट मैं आप सब में बांट दूंगा। इट्स लाइक दैट, ठीक है। इसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। गॉट इट? तो क्योंकि आपके पास भैया आप हर महीने हजार हजार रुपए निकाल रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप म्यूचुअल फंड खरीद लो। और म्यूचुअल फंड खरीद लो तो वो पूरा एक, ऐसे हजारों लाखों लोग म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, और उससे क्या होगा, एक पूल बन जाएगा, उसमें कंपनियों ने अपने बड़े बड़े हाई लेवल के सीए वगैरह बिठा रखे होते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं और सब में बढ़ जाता है। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड। तो ये कह रहे हैं एनी सिक्योरिटी अदर देन यूनिट्स, मतलब यूनिट्स का मतलब म्यूचुअल फंड यूटीआई छोड़ के, तो लिस्टेड इन एनी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्ट होता है वो सारी चीजें क्या होती हैं, पार्ट ए में फर्स्ट नंबर पे आती हैं। सेकंड होता है यूनिट्स ऑफ यूटीआई, ठीक है, क्योंकि वो हमने इधर एक्सक्लूड कर दी क्योंकि वो सेकंड पार्ट में आ रही थी। यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का मतलब होता है म्यूचुअल फंड जो है वो इन्वेस्ट कहाँ कर रहा है, इक्विटी में। इक्विटी का मतलब दूसरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, दूसरी कंपनी के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो दूसरी कंपनी के अगर इक्विटी शेयर्स, इंडियन कंपनी की इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो इस पार्ट में आता है, ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब होता है मैंने कोई बॉन्ड खरीदा 10 रुपए का, लेकिन कंपनी कहती है आज हम आपको ना डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब आज आप वो 10 रुपए का बॉन्ड ना 6 रुपए में खरीदो, ठीक है। जब मैंने कूपन खरीदा 6 रुपए दिए, और जब मैं रिडीम कराऊंगा, रिडीम मतलब जैसे वो रिडीम फॉर एग्जांपल 5 साल बाद रिडीम होगा, तो मुझे 5 साल बाद जब मैं वो कूपन दूंगा तो बदले में मुझे कितने रुपए मिलेंगे, 10 रुपए ही मिलेंगे। इसको बोलते हैं जो बीच का डिफरेंस था वो आपका इंटरेस्ट आपने कमाया, तो इट इज कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड, इट इज कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड। तो अगर इन चीजों, ये सारी चीजें पार्ट ए कहलाती हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे आपको पता ही है कि भाई घर वगैरह, ये सारी लैंड बिल्डिंग ये सब पार्ट बी में आता है, और जो इस लिस्टेड में नहीं होता ये सारा इसमें आता है पार्ट बी में, और बाकी सारी चीज इसमें आती है। तो बताओ कौन सी रहेगी? सर ज्वेलरी है इसमें आएगी, यस और नो? बताओ कार किस में आएगी? सर पहली बात तो कार तो पर्सनल एसेट होती नहीं है, तो ना तो वो पार्ट ए में आएगी, ना बी में आएगी, ना सी में आएगी। बात समझ आई? हाँ सर, ये बात हमें समझ आ गई, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, आई होप कि आपको नजर आएगा, ठीक है। चलो ये जो पार्ट ए है इसको याद करो कि इसके लिए आपको याद करना है 1 ईयर। क्या होता है? 1 ईयर। इसके लिए होता है 2 ईयर। क्या होता है बच्चों? 2 ईयर्स। पीरियड ऑफ होल्डिंग 2 ईयर होना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए? 3 ईयर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 ईयर्स। सर ये 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर क्या है? सुनो, पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर 1 साल रहेगा, फॉर एग्जाम्पल आपने आज खरीदा और 1 साल के अंदर अंदर बेच दिया, तो हम इसको शॉर्ट टर्म मानेंगे। इसको क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। और अगर आपने 1 साल के बाद बेचा तो आप इसको बोलोगे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। बस ये डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाउंड्री है वो 1 साल की है। अगर 1 साल के अंदर अंदर खरीद के बेच दिया शॉर्ट टर्म, अगर 1 साल के बाद 1 दिन बाद भी बेचा तो लॉन्ग टर्म। सर यहाँ पे पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होना चाहिए? 2 साल। मतलब अगर आपने कोई घर आज खरीदा और उसको 2 साल 1 दिन बाद बेचा, तो आपने आपने कौन सी एसेट बनाई? आपने वो आपकी लैंड कौन सी एसेट मानी जाएगी? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अगर आपने 1 साल 11 महीने बाद ही उसको बेच दिया, तो वो वही लैंड जो है वो आपकी क्या मानी जाएगी? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। यस और नो? सर इनमें डिफरेंस क्या होता है भाई? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, उसमें टैक्स का सिस्टम अलग होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में टैक्स का सिस्टम अलग होता है। सिंपल,
ठीक है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको फायदा होता है। इसीलिए कभी कल को कोई प्रॉपर्टी आपको बेचनी हो, अगर आप सपोज एक साल 11 महीने बाद बेच रहे हो, तो भैया एक महीना रुक जाओ, 2 साल पूरे हो जाएंगे उसके बाद बेच देना। ठीक है, बात समझ आ रही है? हाँ जी। तो ये 2 साल पीरियड ऑफ होल्डिंग होता है, इसके लिए 3 साल। ज्वेलरी, ज्वेलरी के लिए रूल क्या होता है कि अगर आपने आज खरीदी और 3 साल के अंदर अंदर बेच दी, तो आपको कौन सा टैक्स लगेगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपने 3 साल के बाद बेची, देन इट इज कंसिडर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, और उस पर क्या लगेगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म में फायदा होता है, तो इसलिए अगर मजबूरी नहीं हो तो लॉन्ग टर्म बना के उसको बेच दो। बोलो ये बात समझ आ रही है? ठीक है, ठीक है, चलो ये बात हमें समझ आ गई। अब मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, आप जवाब देते रहो बस। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होना चाहिए? ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी के लिए व्हाट इज पीरियड ऑफ होल्डिंग, बताओ सर। मैं आप ऐसे एज्यूम करो मैं आपके सामने ही बैठा हूँ। हाउस प्रॉपर्टी के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होना चाहिए? 2 इयर्स। ठीक है, ज्वेलरी के लिए बोलो, ज्वेलरी के लिए सर 3 इयर्स। शेयर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड लिस्टेड इन बीएसई, बताओ इसमें क्या होना चाहिए? सर 1 साल। ठीक है, क्योंकि वो नेशनल रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लाई करता है। सर लिस्टेड प्रेफरेंस शेयर ऑफ अडानी लिमिटेड लिस्टेड इन एनएससी, तो सर ये तो बता ही दिया, फर्स्ट मतलब इसके लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग 1 ईयर होगा। और शेयर ऑफ बी प्राइवेट लिमिटेड अनलिस्टेड शेयर है, अनलिस्टेड क्योंकि लिस्टेड यहाँ है तो अनलिस्टेड यहाँ पे है, इसका मतलब ये क्या हो गया? ये सेकंड पार्ट में हो गया। तो 2 इयर्स है इसके लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग। इसका मतलब ये है 2 साल से पहले बेच दोगे तो शॉर्ट टर्म बन जाएगा, 2 साल के बाद बेचोगे तो लॉन्ग टर्म बनेगा। अच्छा, अनलिस्टेड यूनिट्स ऑफ यूटीआई, अनलिस्टेड यूनिट्स ऑफ यूटीआई वो कहाँ आएगा? इधर आएगा, सेकंड पार्ट है वो। सर इधर तो यूनिट्स ऑफ यूटीआई लिखा है, तो भाई चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, है ना, कोई मैंने मेंशन थोड़ी किया कि लिस्टेड होना चाहिए, इसलिए वो इसमें आएगा। 1 साल होता है इसके लिए। डेट ओरिएंटेड यूनिट्स ऑफ कोटक म्यूचुअल फंड्स लिस्टेड इन बीएसई, डेट कवर्ड सॉरी डेट ओरिएंटेड यूनिट्स ऑफ कोटक म्यूचुअल फंड लिस्टेड इन बीएसई। ठीक है, तो ये आएगा इसके लिए 3 ईयर होगा। क्यों? ना तो वो इसमें आ रहा है, ये तो इक्विटी ओरिएंटेड था। ठीक है, इसमें इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा, ये शेयर्स हैं तो इसमें आएगा। ठीक है, फिर आता है शेयर्स ऑफ फेसबुक लिस्टेड इन यूएसए स्टॉक एक्सचेंज, बताओ किसमें आएगा? ये तो इंडिया का था, तो नॉट जो इसमें कवर्ड नहीं होता वो इसमें आएगा, तो इसके लिए 2 साल होगा। ठीक है, बात समझ आ गई? वीडियो आप रिवाइंड करके एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ जवाब दो। ठीक है, बोलो ये बात समझ आ गई? सर आ गई। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है बच्चों? कहता है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। क्या निकाल रहे हैं हम? कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। ठीक है, अगर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, ये मैं आपको साथ साथ बोल भी रहा हूं ताकि आपको बाद में समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, एसटीसी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। और फिर मैं इधर बताऊंगा इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ठीक है, अच्छा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कोई अलग अलग एसेट होती है क्या? नहीं, वही लैंड है, उसी को शॉर्ट टर्म भी बोल सकते हैं, उसी को लॉन्ग टर्म बोल सकते हैं। अगर आपने 2 साल के अंदर अंदर बेची है तो शॉर्ट टर्म है, 2 साल के बाद बेचोगे तो लॉन्ग टर्म है, सिंपल सी बात। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये इसको हम शॉर्ट टर्म बोलेंगे, इसको वो पीरियड ऑफ होल्डिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, एसेट एक ही है, एसेट एक ही है, वही शॉर्ट टर्म वो हो सकती है, वही लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, राइट। तो अगर मुझे इसकी कैलकुलेशन करनी है तो मैं इधर लिखूंगा पर्टिकुलर्स। क्या लिखूंगा? पर्टिकुलर्स। ठीक है, ये एक फॉर्मेट हम बनाते हैं। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मेट होता है, ज्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है। इधर लिखेंगे अमाउंट। क्या लिखेंगे? अमाउंट। तो सबसे पहले मुझे बताओ, आपको गेन निकालना है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि सर मुझे माल बेच के या जो भी कैपिटल एसेट थी उसको बेच के मुझे कितना पैसा मिला, उसको हम बोलते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। ठीक है, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में FVOC भी बोल सकता हूं। बाकी आपको शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है, आपको फुल वैल्यू ही बोलनी है।
तो आपका इधर कोई अमाउंट होगा, ये जो क्रॉस में डाल रहा हूँ इट इज सम अमाउंट, मतलब 10,000, 20,000, 1 लाख, कुछ भी मान लो, ये अमाउंट होगा। तो ये आपका क्या, ये आपका फायदा है? आपने कोई चीज बेची, आपको इतने पैसे मिले, क्या ये आपका गेन है? नहीं सर, ऐसे कैसे गेन हो गया? उसको, उसमें कुछ ट्रांसफर एक्सपेंसेस भी हुए होंगे, अगर हुए होंगे तो, अगर उसमें कुछ ट्रांसफर एक्सपेंसेस हुए हैं, कुछ उसको बेचने के लिए कुछ खर्चा लगा, तो उसको माइनस करो। अकाउंट्स में बच्चों ये जो ब्रैकेट होता है इसका मतलब माइनस होता है, यस। ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग माइनस साइन वी यूज ब्रैकेट। तो ब्रैकेट का मतलब आप समझना कि वो उससे कनेक्टेड है, इसमें इसको माइनस करोगे तो बताओ आपका जो आंसर आएगा उसको बोलते हैं नेट कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं? नेट कंसिडरेशन। तो ये जो कट के अमाउंट आया उसको बोलेंगे नेट कंसिडरेशन, यस और नो? फिर मैं क्या करूंगा? माइनस करूंगा। ठीक है, क्या करूंगा? माइनस करूंगा। क्या? दो चीजें। ठीक है, देखो, मैंने फॉर एग्जांपल कोई घर बेचा और मुझे 1 करोड़ रुपए मिला, तो 1 करोड़ इधर लिख दिया। और प्रॉपर्टी डीलर की भी कमीशन है, सपोज 1 लाख रुपए, तो 1 लाख माइनस कर दो। तो आपको नेट पैसा कितना मिला? सर 99 लाख, 99 लाख, यस और नो? 1 करोड़ में से 1 लाख माइनस किया तो 99 लाख रुपए आपका क्या हो गया बच्चों? इट इज कॉल्ड नेट कंसिडरेशन। क्या हो गया ये? नेट कंसिडरेशन। ठीक है, नेट कंसिडरेशन हो गया। फिर उसमें हम माइनस करते हैं कि मैंने कितने का वो खरीदा था। सपोज मैंने वो घर कितने का खरीदा था, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, अगर मैंने घर 1 करोड़ का बेचा, 1 लाख रुपए प्रॉपर्टी डीलर को कमीशन दी, 99 लाख नेट कंसिडरेशन आया। अब क्या मेरे को ये मेरा पूरा फायदा है? नहीं सर, आपने खरीदा भी तो था। कितने में खरीदा? सपोज 10 लाख रुपए में खरीदा था, तो इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या बोलते हैं? COA, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यस और नो? तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इधर माइनस करते हैं। ठीक है, ये माइनस होगा। फिर क्या होगा? माइनस, फिर मैंने जो घर खरीदा था उसमें मैंने कोई खर्चा भी किया होगा। खर्चा क्या सा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन सा खर्चा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? नहीं समझ आ रहा? सुनो, मैंने कोई घर खरीदा, उसमें मैंने 2 फ्लोर बने हुए थे, ग्राउंड था और फर्स्ट फ्लोर था, ये बना हुआ था। उसमें मैंने सेकंड फ्लोर और बना दिया। बताओ, जो मैंने खर्चा किया उसका मुझे फायदा 1 साल तक मिलेगा या 1 साल के बाद भी मिलेगा? तो जिसका फायदा मुझे 1 साल के बाद भी मिलता है वो मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और जिसका फायदा 1 साल के अंदर अंदर ही खत्म हो जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आई एम टॉकिंग अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब अगर मैंने घर लिया और उस पे फ्लोर बना दिया, तो उस फ्लोर को बनाने का जो खर्चा होता है ना उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ, उस खर्चे को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ठीक है, जिसको बोलते हैं COI, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो वो वाला खर्चा। सर आपने घर लिया और उसमें सफेदी करवा दी, क्या उसको, उस खर्चे को इसमें इंक्लूड करेंगे? नहीं। बताओ, सफेदी वाला खर्चा इंक्लूड होगा? नहीं, क्योंकि सर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एक बार सफेदी करा दी, क्या मतलब जिंदगी भर तक चलेगी? 10, 20, 50 साल तक चलेगी? नहीं। लेकिन एक फ्लोर बना दिया तो क्या वो 10, 20 साल तक चलेगा? चलेगा। तो इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर इन केस ऑफ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो आप इसको भी माइनस करोगे, उसके बाद ये दो चीजें माइनस करने के बाद जो आपका आंसर आएगा ना उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट पे क्या मिला मुझे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यस और नो? हाँ, अगर ये वैल्यू नेगेटिव में आ रही है तो हम इसको बोल देंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। सिंपल। ठीक है सर, इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या होगा? तो सर ये सेम फॉर्मेट चलेगा। बोलो, ये फॉर्मेट क्या चलेगा? सेम फॉर्मेट चलेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? इधर तो लिखेंगे पर्टिकुलर्स। क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर्स। और इधर अमाउंट लिखा जाएगा। इधर लिखा जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। क्या लिखा जाएगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। ठीक है, इधर लिख दो भाई। फिर माइनस करो ट्रांसफर एक्सपेंसेस, वही डीलर की कमीशन, वो हमने माइनस कर दिया। तो जो आंसर आया उसको हमने बोला नेट कंसिडरेशन। क्या बोला उसको हमने आंसर? नेट कंसिडरेशन। बोलो, ये बात क्लियर है? हाँ सर, ये बात तो क्लियर है, एकदम सेम है, इसमें क्या दिक्कत है? बोलो, एकदम
सेम चल रहा है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल डिफरेंस। ठीक है, अब आएगा डिफरेंस। क्या सर? माइनस करोगे, यहां पे हमने माइनस क्या किया था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यहां पे हम माइनस करेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या माइनस करेंगे? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। समझ आई? इसको मैं शॉर्ट फॉर्म बोलता हूँ ICOA। तो ये हम माइनस करेंगे, और भी हम क्या माइनस करेंगे? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। सर यहां पे क्या माइनस करेंगे? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। क्या माइनस करेंगे? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो इसको हम बोलते हैं ICOI। बट आपने शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना, बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, तो जो मेरा आंसर आएगा उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या बोलेंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है सर, सारी बातें हमें समझ आ गई, बट मुझे बस ये समझ नहीं आया कि ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या है, सॉरी ये इंडेक्स्ड क्या है। चलो ये बात आप समझ लो। ठीक है, उसके बाद जरा मैं नई स्लाइड खोलता हूं और मैं आपको जरा इंडेक्सेशन का मतलब बताता हूं। अगर मैंने 19 अगर मैंने सपोज 2002 में कोई प्रॉपर्टी खरीदी, अगर मैंने 2002 में कोई प्रॉपर्टी खरीदी और वो प्रॉपर्टी मैंने सपोज 10 लाख की खरीदी थी। कितने की खरीदी थी? 10 लाख की। ठीक है, आज 2020 में अगर वो प्रॉपर्टी मैं बेचता हूं, ठीक है, 2023 में अगर मैं वो प्रॉपर्टी बेचता हूं, ठीक है, और वो बिकती है 90 लाख रुपए में। कितने में बिकती है? 90 लाख रुपए में। ठीक है, तो मुझे सरकार ये बोलती है कि भैया आपका गेन गेन कितना हुआ। सपोज मैं बाकी चीजें नहीं एज्यूम कर रहा, मैं बोल रहा हूँ कि 90 लाख और मैंने कोई खर्चा नहीं किया, तो 90 में से 10 माइनस किया तो ये मेरे पास गेन आया 80 लाख। सरकार कहती है भाई 80 लाख रुपए पे टैक्स दो। सरकार क्या कहती है? 80 लाख रुपए पे टैक्स दो। अब मैं सरकार से बोलता हूं सरकार ये तो एकदम नाइंसाफी है, ये तो एकदम नाइंसाफी है। मुझे एक बात बताओ, ये जो 90 लाख रुपए हैं ये मैंने आज लिए हैं, जब मैं बेच रहा हूं तो मुझे 90 लाख रुपए आज मिले हैं। और ये जो 10 लाख रुपए का खर्चा है ये मैंने 2002 में, बहुत साल पहले मैंने 2002 में 10 लाख रुपए खर्चा किया था। क्या 10 लाख रुपए जो 2002 में उसकी वैल्यू थी, क्या आज भी उसकी वैल्यू वही है? बताओ, क्या उसकी वैल्यू आज भी वही है? नहीं। समझ आ रही है? उसकी वैल्यू मतलब जो सामान मैं 10 लाख रुपए में उस टाइम में खरीद रहा था, उसकी आज की वैल्यू अगर मैं उसकी मनी वैल्यू को कन्वर्ट करूं आज में, तो उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। इसका मतलब ये है कि 2002 में 10 लाख रुपए बैंक में जमा करो तो आज कितने रुपए मिलते? तो क्या 10 लाख रुपए मिलते? नहीं सर, आज 10 लाख रुपए के 60 लाख रुपए मिलते। कितने मिलते? 60 लाख रुपए मिलते। तो सरकार, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस अमाउंट को 10 लाख नहीं, आप मुझे 60 लाख माइनस करना अलाउ करो। तो मेरा कैपिटल गेन कितना हो जाएगा? मुझे फायदा कितना होगा? 30 लाख। तो मुझे बताओ ज्यादा अच्छी बात क्या होगी कि मैं 80 लाख रुपए पे टैक्स दूं या 30 लाख रुपए पे टैक्स दूं? तो आप बताओ, आप क्या बोलोगे? सर 30 लाख रुपए पे टैक्स देने में हमारा फायदा है। समझ आ रही है? सरकार से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई मुझे 10 लाख नहीं 60 लाख माइनस करना अलाउ करो, कि 10 लाख रुपए की वैल्यू जो 2002 में थी, क्या आज भी 10 लाख रुपए की वैल्यू सेम है? नहीं, आज के टर्म में 10 लाख रुपए की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। यस और नो? ठीक है, तो इस चीज को, इसको बोलते हैं, अगर मैंने ये माइनस किया तो इसको बोलते हैं केवल, जैसे कॉस्ट माइनस करी, इसको बोलते हैं इंडेक्स कॉस्ट माइनस करी। क्या बोलते हैं? इंडेक्स कॉस्ट। इसीलिए ये डिफरेंस होता है। अगर शॉर्ट टर्म है तो सरकार बोलती है यार 2 साल में कितना इंडेक्सेशन हुआ होगा, कोई ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म है तो इन्फ्लेशन हुआ होगा, तो सरकार बोलती है इफ इट इज अ शॉर्ट टर्म, इफ इट इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। देखो सिंपल कॉस्ट है। लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म है तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। इसलिए यहां पे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को आपको माइनस करना बताया गया है। बोलो ये बात समझ आ रही है? ठीक है सर, अब ये निकालते कैसे हैं? ये निकालते कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 लाख रुपए की आज की वैल्यू निकालनी है, 10 लाख रुपए की आज की वैल्यू निकालनी है। तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा CII ऑफ
कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर, ईयर ऑफ ट्रांसफर मतलब जिस साल में आपने बेचा है, ट्रांसफर किया है, उसका सीआई ऊपर लिखो और नीचे आएगा सीआईआई, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन, और जिस साल में आपने उसको एक्वायर करा होगा उसको आपको नीचे डिवाइड में ले जाना है। बोलो ये बात समझ आ रही है? यस और नो? सर ये सीआईआई कहाँ दिया होगा? सीआईआई दिया होगा भाई, ठीक है, हम देंगे, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपका आता है तो आपको सीआईआई दिया होगा, इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। बोलो बात समझ आ रही है? आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, तो जरा मैं आपको बता भी देता हूं। 2021-22 का सीएए हम लेके चलेंगे। तो नॉर्मली हमारे जो ईयर ऑफ ट्रांसफर होगा 2000, कौन सा लेंगे? 2021-22, ठीक है, इसको हम लेके चलेंगे और इसका जो सीआईआई होगा वो होगा 317। तो आपको ये याद कर लेना है, ये तो आपका सेम रहेगा, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको इस साल के हिसाब से दिया जाएगा तो 2021-22 के हिसाब से दिया जाएगा 317, और जो सीआई ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन है उसको आपको क्वेश्चन में ही दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका जो फॉर एग्जांपल सीआईआई होगा, जो भी होगा, ठीक है, फॉर जो भी होगा, फॉर एग्जांपल 254, तो हम इसको दिस अपॉन दिस ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 लाख रुपए की आज की वैल्यू आ जाएगी। यस और नो? ठीक है, चलो। तो ये आपका इंडेक्सेशन का मैंने आपको मतलब समझाया, बात समझ आ रही है? ठीक है। अब आप सब बच्चों, ये क्वेश्चंस जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी हुई है, आप इस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब जो भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं वो आपको समझ आ चुकी होंगी, और ठीक है, 1 साल 2 साल 3 साल, ये तीन हमने टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट पढ़ी। आपको पहले देखना पड़ेगा अच्छा इसका होल्डिंग पीरियड क्या है, तब आपको पहले एनालाइज करना पड़ेगा शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है, फिर उस हिसाब से जो भी फॉर्मूला होगा उस फॉर्मूले को लगा के आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलो, अब मैं क्वेश्चन डिस्कस, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है आपकी बुक में, मिस्टर राज परचेज्ड अ हाउस इन जनवरी 2020 एंड सोल्ड इन दिसंबर 2021। एग्जाम्पल 1 है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं, ठीक है, जो मैंने पीडीएफ भेजी है। मिस्टर राज परचेज्ड अ हाउस इन जनवरी 2020 एंड सोल्ड इट इन दिसंबर 2021, देन हिज होल्डिंग पीरियड फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये कौन सी कैटेगरी में आती है? टाइप नंबर 2, बी। और इसका क्या 24 महीने के बाद बेची है, मतलब 24 महीने 2 साल, ठीक है, उसके पहले बेची है बाद में बेची है, तो उससे पहले ही बेची है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, और इस पे जो भी फायदा होगा उसको क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और टैक्स भी फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से लगेगा। एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ सकते हो, मिस्टर अक्षय परचेज 100 शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इन जून 2020, ही सोल्ड देम in July 2021, now he has the shares for more than 12 month, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बोलेंगे, और इस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। एग्जाम्पल 3 भी पढ़ सकते हो, मिस्टर अमित परचेज गोल्ड इन अप्रैल 2020 और जुलाई 2022 में बेच दिया। तो मुझे बताओ, ज्वेलरी के लिए रूल क्या होता है? 3 साल, तो क्या 3 साल के बाद बेचा है पहले बेचा? सर पहले ही बेच दिया, तो इस पे कौन सा टैक्स लगेगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स लगेगा, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बेची है, राइट। अब हम आते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 5.6, ठीक है। ये जो इलिस्ट्रेशन है आप इसको देख सकते हो, मिस इंदू purchased gold worth rupees 5 lakh in August 2021 and sold it for rupees 6 lakh 40,000 in July 2022. For making the sale an expenditure of 5,000 was incurred as brokerage charges, ठीक है, बीच में ब्रोकर के भी चार्जेस आ गए। कैलकुलेट द कैपिटल गेन। तो सबसे पहले आपको क्या बताना है कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी है? सर ये तो ज्वेलरी हो गई, ठीक है, ज्वेलरी हो गई, तो ये थर्ड पार्ट सी हो गया। उसके लिए रूल क्या होता है? 3 साल, 3 साल से पहले तो शॉर्ट टर्म, 3 साल के बाद तो लॉन्ग टर्म। तो ये क्या है? लेस देन 36 मंथ है। आप कैलकुलेट कर लो कब खरीदी कब बेची, उसके बाद आपको फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो टेबल में आप देख सकते हो, सेल वैल्यू ऑफ गुड,
सेल वैल्यू ऑफ गुड मतलब जिसको मैं फुल वैल्यू कंसिडरेशन बोलता हूँ, तो यहाँ पे कितना लिखा जाएगा 6,40,000। फिर लेस करेंगे जो भी सारे खर्चे होते हैं, जैसे कॉस्ट इनकर्ड ऑन सेल 10,000 रुपये, है ना। फिर जो हमारा आंसर आया नेट अमाउंट कितना मिला 6,30,000, उसमें से लेस करेंगे उसकी कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट ऑफ गोल्ड 5 लाख माइनस किया, तो मेरे को गेन कितना हुआ 1,30,000, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन 5.7 पे आ जाओ बच्चों। Mr. Ram purchased a piece of land in May 2015 for 18,40,000 and sold the same in June 2021 for rupees 60 lakh and incurred a brokerage cost of 6 lakh. Calculate the capital gain to be taxed. और ये आपको इन्फ्लेशन का CII दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, ठीक है, तो वो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कितना पैसा मिला, माल कितना मिला, कितने रुपए मिले, 60 लाख रुपए। आपने खर्चा किया 6 लाख रुपए का, तो सेल के टाइम पे ही कर दिया। ठीक है, फिर आप उसका नेट कंसिडरेशन निकाल सकते हो, या डायरेक्टली जो माइनस करने वाली चीज डायरेक्टली माइनस कर दो, जैसे इसमें करा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर माइनस करोगे और क्या खर्चा किया था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि लॉन्ग टर्म है तो आपको लगाना पड़ेगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और उसके लिए आपको बताया था 18,40,000 को मल्टीप्लाई करोगे 317, ऊपर आएगा 317, नीचे आएगा 254। वो आपको समझ आ चुका होगा अगर आपने मेरी वीडियो को ढंग से सुना है। तो आपका आ गया 22,96,320। इसका मतलब 18,40,000 की आज की वैल्यू जो है वो 22,96,320 है। आप उसको माइनस करोगे, 18,40,000 को माइनस नहीं करोगे, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 31,03,680। इज दैट क्लियर? ठीक है, फिर आता है 5.8 क्वेश्चन आपका आएगा, टैक्स निकालना है। ठीक है, अब मिस्टर अजय ने 1,000 इक्विटी शेयर खरीदे 100 रुपए के हिसाब से, और ये वो जो भी आपको डेटा दिया हुआ है, आप इसको क्वेश्चन को ढंग से रीड करो। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है STT इज पेड, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स इज पेड। ठीक है, क्या दिया हुआ है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स इज पेड। तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, 5.8 इलस्ट्रेशन हम देख रहे हैं। सेल वैल्यू कितनी दी हुई है, 1,000 इंटू 120, तो ये हो गया 1,20,000। बोलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना पैसा मुझे मिला। ब्रोकरेज कितना पे किया, 1,000 इंटू 1, तो 1,000 रुपये माइनस करेंगे, क्योंकि हर शेयर पे 1 रुपए की ब्रोकरेज है। ठीक है, तो मेरे को कितना मिला, ठीक है, और क्या माइनस करना है, 1,000 इंटू 100। ठीक है, ये उसकी कॉस्ट थी, तो 1,00,000 रुपये माइनस करेंगे। ये बुक में 1,000 इंटू 1,000 लिखा हुआ, बट 1,000 इंटू 100 है। ठीक है, 100, तो ये 1,00,000 हो गया, और उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया 19,000। ठीक है, और जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया उस पे आप लगाओगे 15% टैक्स। ठीक है, कितना लगाओगे, 15% टैक्स लगेगा, तो इट इज कॉल्ड 2850, ये आपका हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स लग गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इलस्ट्रेशन 5.9। मिस्टर तरुण परचेज 1,000 डिबेंचर्स ऑफ XYZ लिमिटेड एट द रेट ऑफ 250 पर डिबेंचर on 1st January 2022. He sold them on 30th May 2022 at rupees 270 per debenture. Calculate the capital gain tax if Tarun is in 30% income tax slab and brokerage paid is 10,000. ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो सेल वैल्यू आ गया 1,000 इंटू 270। ये सारे क्वेश्चन आपके करने वाले हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके करने वाले हैं, तो ये हो गया 1,000 इंटू 270, और ब्रोकरेज पेड करी 10,000, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर हुई 2,50,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ 10,000, टैक्स रेट आपका इसमें 30% दिया हुआ है, तो आपका आंसर आ गया 3,000। ठीक है, द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विल बी एडेड इन टोटल इनकम ऑफ तरुण एंड द टैक्स एट द रेट 30% विल बी चार्ज्ड। ठीक है, तो ये भी आपका सिंपल हो गया। फिर आपका आता है 5.10। मिस्टर तक्ष परचेज 10,000 शेयर्स ऑफ बीटा लिमिटेड लिस्टेड इन BSE, ये सब आपको दिया हुआ है। अब आप इसकी कैलकुलेशन भी देख सकते हो, इतना पैसा मिला और सारे जो एक्सपेंसेस हैं, कॉस्ट है, इसको माइनस करो। और क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है, तो टैक्स रेट एज कैपिटल गेन इज मोर देन 1,00,000। ठीक है, अगर कैपिटल गेन 1,00,000 रुपए से ज्यादा होता है तो आपका टैक्स रेट 10% लगेगा, इसको याद रख लेना। ठीक है, तो 10% से
आपको इस पे टैक्स लगेगा 2,65,000 का 10% हो गया 26,500। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। अगर 1 लाख से ऊपर आपका कैपिटल गेन है तो टैक्स रेट लॉन्ग टर्म में आपका कितना, सॉरी टैक्स रेट कितना लगेगा, और लॉन्ग टर्म में कितना लगेगा आपका 10%। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में आपको फायदा हो जाता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, बाकी मिलते हैं। एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जा सकते क्योंकि पूरा पूरा एक, मतलब ये जो एक टॉपिक होता है ना, 1 महीने का टॉपिक होता है ये। ठीक है, बाकी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये एक मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं है। सो दिस इज मोर देन एनफ। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।